हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आपको पता है विजन IAS मैगजीन की क्लासेस सितंबर की अब शुरू हो गई हैं और सॉरी फॉर डैट कि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है इसमें, क्योंकि मैंने 15-20 दिन क्लासेस यहाँ से नहीं ली थी। पर ये निश्चिंत रहिए, आज से क्लासेस रेगुलर होंगी और दोनों टाइम होंगी, शाम और सुबह। शाम को भी मैं वीडियो डालूंगा और सुबह भी डालूंगा। तो जो चीज़ें छूटी हुई हैं वो हम लोग लगभग 15 दिनों में कवर करने की कोशिश करेंगे। तबीयत नहीं सही होने की वजह से क्लासेस रुकी हुई थी, क्योंकि बार बार रिकॉर्डिंग करने में खांसी आ रही थी। ठीक है, तो वो चीज़ें इसलिए मैंने रुका हुआ था और आज से हम शुरू कर रहे हैं। और बेहतरीन कंटेंट है। कंटेंट आप देखिएगा आज का, ये आपके एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन है। इसको आप फॉलो करिए। ठीक है, पर्सनालिटी राइट्स, व्यक्तित्व अधिकार सुर्खियों में क्यों रहा है, ये आर्टिकल है। इसको देखते हैं कि हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध अभिनेता के व्यक्तित्व अधिकारों को किसी तीसरे पक्ष द्वारा दुरुपयोग किए जाने से संरक्षण प्रदान किया है। ठीक है, पर्सनालिटी राइट्स को तीसरे पक्ष द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा था, उससे उसको उनको संरक्षण प्रदान किया है। यानी पर्सनालिटी राइट्स क्या होती हैं वो चीज़ें आपको जानना जरूरी है। दिल्ली हाई कोर्ट का मामला है, तो ये चीज़ें अगर आपको विजन में दी हुई हैं तो आपको पढ़ना पड़ जाता है, क्योंकि ये मेंस में सवाल में भी बन सकता है। ठीक है, तो व्यक्ति ये मेंस में, प्री में नहीं, मेंस में जो चीज़ें प्री के लिए रहेंगी वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो व्यक्तित्व अधिकार से तात्पर्य क्या होता है? व्यक्ति के निजता के अधिकार या संपत्ति के अधिकार के तहत उसके व्यक्तित्व की रक्षा करने के अधिकार से संबंधित होता है। व्यक्तित्व अधिकार क्या होता है? नाम, आवाज़, हस्ताक्षर, छवियों या जनता द्वारा आसानी से पहचानी जाने वाली किसी अन्य विशेषता को ये व्यक्त करते हैं, जो क्या है, किसी सेलिब्रिटी के व्यक्तित्व का प्रतीक होता है। ठीक है, यह व्यक्तियों के निजता के अधिकार की सुरक्षा, अन्य व्यक्तिगत संबंधी गुणों से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के अधिकारों की सुरक्षा और भ्रामक विज्ञापनों से उपभोक्ताओं की सुरक्षा की दृष्टि से क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए भ्रामक अगर मान लीजिए कोई विज्ञापन हो जिसमें अगर वो जो अभिनेता है उसकी आवाज़ का उपयोग किया, उसकी छवि का उपयोग किया जाए हो बिना उसकी कंसेंट के, यानी बिना उसकी सहमति के, तो ये एक भ्रामक विज्ञापन की श्रेणी में आएगा। जिसमें अभी जैसे मान लीजिए कोई विमल जैसे प्रचार होता था। ठीक है, उसमें अक्षय कुमार ने अपना ऐड दिया। ठीक है, तो अक्षय कुमार ने जो भी कुछ ऐड शूट कराया तो उस पर कंट्रोवर्सी हो गई थी। अगर मान लीजिए उनकी सहमति के बिना ये चीज़ें हो जाती तो फिर वो क्या होता, वो एक अब क्या होता आपका, ठीक है, ये भ्रामक विज्ञापन की श्रेणी में आता और उनके व्यक्तित्व के अधिकारों के हनन की श्रेणी में आता। यही बात यहाँ पे समझनी है। भारत में व्यक्तित्व का अधिकार क्या है? देश में व्यक्तित्व अधिकार या उसके संरक्षण का किसी भी कानून में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है। अगर मेंस में प्री में सवाल बनेगा तो आपको ध्यान देना है कि किसी भी तरह से यहाँ पे स्पष्ट उल्लेख नहीं है। हालांकि क्या है, निजता के अधिकार और संपत्ति के अधिकार में इसके तत्व क्या है, विद्यमान है। मतलब यूपीएससी क्या करेगा, यहाँ से आपको सवाल व्यक्तित्व अधिकार किस आर्टिकल में निहित है वो दे देगा, दिल्ली हाईकोर्ट का संदर्भ रेफरेंस देकर पूछ देगा। तो उसको ध्यान है किसी भी कानून में स्पष्ट रूप से नहीं है। हालांकि निजता के अधिकार और संपत्ति के अधिकार में इसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो हैं। ठीक है, भारत में व्यक्तित्व के अधिकार को दो प्रकार के अधिकार है। राइट ऑफ पब्लिसिटी, ठीक है, पब्लिसिटी का अधिकार, यह क्या है, यह किसी व्यक्ति की छवि को बिना उसकी अनुमति या संविदात्मक मुआवजे के व्यावसायिक दुरुपयोग रूप से होने वाले दुरुपयोग से बचाने के अधिकार से संबंधित है। यह ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 और कॉपीराइट एक्ट 1957 जैसे कानूनों द्वारा शासित होता है, ध्यान देना है। और राइट टू पायरेसी, ये क्या है, व्यक्तित्व, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बिना उसकी अनुमति के सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित न करने का अधिकार इसमें शामिल होता है। ठीक, और निजता का अधिकार मोटे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 और न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी मामले में 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के तहत शासित होता है। के.एस. पुट्टास्वामी मामला आपको बेहद एकदम ध्यान रहना है कि ये चीज़ें कब हुई थी। सन भी ध्यान दीजिए, यूपीपीसीएस प्री वाले, क्योंकि सन भी यहाँ से सवाल बन सकते हैं। ठीक है, अब मरणोपरांत व्यक्तित्व अधिकार, ये क्या है, प्रतीक और नाम, अनुचित उपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950, ये क्या कहता है, यह कानून इस अधिनियम के अनुसूची में सूचीबद्ध कुछ गणमान्य व्यक्तियों के नामों और प्रतीकों के अनाधिकृत उपयोग पर क्या करता है, रोक लगाता है। ठीक है, आईपीसी, यदि कोई व्यक्ति किसी मृतक या उसके परिवार की प्रतिष्ठा के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी करता है या अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करता है तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत या मानहानि का मुकदमा, डिफेमेशन का केस यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, डिफेमेशन का। ट्रेडमार्क कानून, इसके तहत क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय या किसी अन्य व्यवसाय के लिए नाम या व्यापार चिन्ह का उपयोग का दुरुपयोग कर, मतलब उसकी बिना उसकी अनुमति के नहीं कर सकता। यदि ऐसा करता है जिसके ट्रेडमार्क का उसका दुरुपयोग हुआ है तो उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा भी दायर किया जा सकता है। ठीक है, बहुत सारी न्यायिक मुख्य व्याख्याएं, मतलब न्यायालय से संबंधित जो कुछ भी चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं, दो तीन चुनौतियाँ यहाँ पे दी गई हैं, एक आध दो चुनौती मैं और बता दूंगा, निष्कर्ष समझ लीजिए।
ये आपका आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यही खांसी, इसी की वजह से मैं क्लासेस रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। टाइटन इंडस्ट्रीज बनाम राजकुमार ज्वेलर्स मामला 2012। इसमें क्या है, दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि व्यक्तित्व के अधिकारों में व्यक्ति की निजता या एकाकीपन का हस्तक्षेप नहीं करने, संवेदनशील तथ्यों को सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं करने, व्यक्ति की छवि को सार्वजनिक रूप से गलत तरीके से पेश नहीं करने या उसके नाम का गलत इस्तेमाल नहीं करने के अधिकार इसमें शामिल होते हैं। किसमें, टाइटन इंडस्ट्रीज बनाम राजकुमार ज्वेलर्स मामला। दिया जयकुमार बनाम AL विजय माल्या। ठीक है, ये क्या है, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा, निर्णय दिया कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही उसके व्यक्तित्व के अधिकार भी क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक, यानी अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्तित्व का अधिकार जो है अमिताभ बच्चन को प्राप्त है। ठीक है, व्यक्तित्व का, उनका पर्सनालिटी राइट्स अमिताभ बच्चन के हैं, वो उनके बेटे अभिषेक बच्चन को ये ट्रांसफर नहीं होंगे, ये चीज़ें उनके मृत्यु के बाद क्या होंगी, ये समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, ये इसमें दिया जो जयकुमार बनाम AL विजय मामला 2019 में इसमें बताया गया। साक्षी मलिक बनाम वेंकटेश्वर क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य मामला 2021 में क्या है, किसी अन्य व्यक्ति की छवि और विशेष रूप से उसकी निजी छवि को उसकी सहमति के बिना उपयोग करना गैर कानूनी है। साक्षी मलिक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अरुण जेटली बनाम नेटवर्क सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य मामला। अरुण जेटली जो हमारे वित्त मंत्री थे, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्णय दिया था कि इंटरनेट पर किसी भी व्यक्ति की लोकप्रियता है उसकी प्रसिद्धि या ये क्या हुआ, या उसके बाद कहाँ थे हम लोग, या उसकी प्रसिद्धि या उसकी वास्तविक लोकप्रियता से अलग नहीं हो सकती, ये चीज़ें यहाँ पर दी गई थी। यानी उसकी जो वास्तविक लोकप्रियता या प्रसिद्धि उससे अलग नहीं हो सकती किसी भी व्यक्ति की। ठीक है, तो अब देखते हैं कि भारत में व्यक्तित्व अधिकारों को लागू करने में आने वाली कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। ठीक है, तो चुनौतियाँ ये है कि संविधान के साथ टकराव की स्थिति है, पब्लिसिटी के अधिकार या लोकहित के मामलों को प्रकाशित करने, जनता को सूचित करने से मीडिया के अधिकार और अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों के जानने के अधिकार के मध्य क्या होती है, टकराव होते हैं। जैसे मान लीजिए अनुच्छेद 19 है, ठीक है, मीडिया का अधिकार, ठीक, और बहुत सारे उसमें पब्लिसिटी के अधिकार, लोकहित के मामले। अब दोनों को एक यहाँ पे आ जाएगा पायरेसी, निजता का अधिकार, व्यक्तित्व का अधिकार, और एक यहाँ आ जाएगा पब्लिसिटी का अधिकार और उसको सूचना का अधिकार। इन दोनों के बीच में जो है ये क्या होती है, टकराहट होती है। कानूनी फ्रेमवर्क का अभाव है। ठीक, एक दूसरी है कानूनी फ्रेमवर्क का अभाव है। ठीक, अलग अलग पहलुओं को शासित करने के लिए कोई व्यापक कानूनी फ्रेमवर्क नहीं है। डार्क पैटर्न, अब जैसे क्या है, भ्रम पैदा करने वाली इंटरनेट तकनीकों, जनरेटिव AI को भी नियमित करना मुश्किल है। ये व्यक्ति की निजता और पब्लिसिटी संबंधी अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं। चौथा आप लिख लीजिए कि व्यक्तिगत डेटा के संबंधी संरक्षण संबंधी बहुत सारी चुनौतियाँ। ठीक है, पाँचवा आप लिख लीजिए डीप फेक और अन्य AI तकनीकों से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जिस डीप फेक वीडियोज़ अभी वायरल हुए थे, किसी अभिनेत्री के नाम तो पता नहीं है, बट किसी के हुए थे और मैंने आपको बताया भी था, नाम लेना उचित भी नहीं है। तो ये क्या हुआ कि वो सब चीज़ें जो है ये कहीं ना कहीं अब वर्तमान में जो व्यक्तित्व के अधिकारों की समझ आने वाली वर्तमान नवीन चुनौतियाँ हो सकती हैं। अब निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में आप ये लिखेंगे कि व्यक्तित्व के अधिकारों में कई पहलुओं को शामिल किया जाता है। ठीक है, इसमें निजता का अधिकार, पब्लिसिटी का अधिकार से लेकर मानहानि व उत्पीड़न से मुक्त होने का अधिकार है। अभी देखिए एलविस यादव मामला में, ठीक है, एलविस यादव मामले में अभी एकदम क्लीन चिट यहाँ मिलेगी कंफर्म, क्योंकि यहाँ केस में कुछ दम नहीं बचता है। ठीक है, तो ये चूंकि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन और FIR की सब चीज़ें मिल करके अब तो क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो ये यहाँ पर अब जिस तरह से उसके पर मीडिया ट्रायल किया गया, जिस प्रकार से उसकी छवि को मतलब बिगाड़ा गया, एक तरह से दाग तो लग गई। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर भी क्या होती है कि कहीं ना कहीं व्यक्तित्व के अधिकारों को ये मतलब प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी क्या होती हैं, ये मानव गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक सिद्धांतों का भी उल्लंघन करती हैं। तो इनसे निपटने के लिए व्यापक कानूनी फ्रेमवर्क और एक तरह से अम्ब्रेला लॉ, एक मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ अम्ब्रेला लॉ, ठीक है, अम्ब्रेला लॉ, जैसे कि मतलब उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको शामिल करना भी जरूरी हो जाता है वर्तमान के समय में चीज़ों को देखते हुए। ठीक है, तो ये आप इसका हो गया। और अंतर्राष्ट्रीय कुछ अभिसमय है, मतलब कुछ कन्वेंशंस हैं व्यक्तित्व अधिकार रोम कन्वेंशन 1961, इसमें क्या है, कलाकारों के अधिकारों, फोनोग्राफ प्रोड्यूसरों के अधिकारों और प्रसारण के अधिकारों को रक्षा करता है। ठीक है, ध्यान देना है, पब्लिसिटी के अधिकारों के संरक्षण के संबंध में कोई भी स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय संधि नहीं है। ठीक है, ट्रिप्स समझौता के तहत क्या है, या कुछ फोनोग्राम प्रोड्यूसर और लाइव प्रदर्शन करने वाले कुछ अधिकारों की रक्षा करता है। WIPO और परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राफ्स TT WPPTT यह क्या करती है, विशेष रूप से डिजिटल परिवेश में कलाकारों और फोनोग्राफ प्रोड्यूसरों के अधिकारों की रक्षा करती है। ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बता दिया कि ताकि आपको ये ना लगे कि ये भी नहीं पढ़े हैं।
अब बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है संसद का सचिवालय। भारतीय संसद के गठन के 75 साल पूरे हो चुके हैं। संसद सचिवालय दोनों सदनों की प्रक्रियाओं, परंपराओं और विधायी ज्ञान का क्या है, संरक्षण रहा है। संसदीय सचिवालय, सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये आप आर्टिकल देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। अनुच्छेद 98, भारत के संसद के प्रत्येक सदन का क्या होगा, अलग सचिवालय स्टाफ होगा। सचिवालय का एक स्टाफ होगा, प्रत्येक सदन का अलग अलग होगा, ठीक। संसद क्या है, कानून द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय कर्मचारियों की भर्ती, नियुक्ति, उसकी सेवा शर्तों को विनियमित कर सकती है, संसद ही करेगी कानून द्वारा, ठीक। ये नहीं कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या अन्य कैबिनेट, यहाँ यूपीएससी यहाँ कंफ्यूज कर देगा, ठीक है, ध्यान देना है। यह अनुच्छेद क्या है, संसद के दोनों सदनों के लिए सम्मिलित पदों के सृजन की भी अनुमति देता है, ठीक। इसी तरह से आर्टिकल 87 में क्या है, 187 में क्या है कि यह अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडलों के सचिवालयों के लिए अनुच्छेद 98 के समान ही प्रावधान किए गए हैं, और ये राज्य विधानमंडल ही इसको प्रशासित करेंगे, न कि राज्यपाल, न कि मुख्यमंत्री, न कि जो राज्य विधानसभा के जो अन्य चीज़ें, अन्य जो सभापति वगैरह, नहीं, ये सबके साथ सम्मिलित होकर के ये इसके प्रावधान करते हैं, इसके नियम विनियम, सेवा शर्तें और वेतन वगैरह, ठीक। राज्यसभा और लोकसभा क्या है, 1952 में अस्तित्व में आई थी, ध्यान देना है प्रीलिम्स फैक्ट के लिए, ठीक है। लोकसभा के सचिवालय को संसदीय सचिवालय ही कहा जाता है, और राज्यसभा के जो सचिवालय उसके राज्य परिषद सचिवालय के लिए इसका नाम रखा गया है, ठीक। 1954 में दोनों सचिवालयों के नाम बदलकर राज्यसभा सचिवालय और लोकसभा सचिवालय कर दिया गया था, ठीक। सचिवालय के कार्य क्या होते हैं वो आप देख लीजिए, क्योंकि कार्य बहुत जरूरी होते हैं कि सचिवालय पढ़ रहे हैं तो सचिवालय के कार्य क्या होंगे। तो विभिन्न संसदीय समितियों को सचिवालय सेवाएं प्रदान करना, महासचिव द्वारा जो पीठासीन अधिकारियों को सहायता और सलाह देना, ठीक। मतलब रिसर्च और उसके जो रेफरेंस के संदर्भ की सामग्री उसको तैयार करना, अलग अलग डॉक्यूमेंट को प्रकाशित करना, वेतन और अन्य भत्तों का भुगतान करना, संसद के सदनों के प्रभावी कामकाज के लिए सचिवालय सहायता उपलब्ध कराना, और प्रतिदिन की कार्रवाइयों के रिकॉर्ड तैयार करना, उन्हें प्रकाशित करना, ये सचिवालय का कार्य होता है। उसकी संरचना देखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब न्यूज़ में रहा है तो ये चीज़ें हैं। तो सचिवालय की संरचना क्या है, लोकसभा सचिवालय में क्या है, लोकसभा अध्यक्ष क्या आते हैं, लोकसभा सचिवालय के अध्यक्ष के मार्गदर्शन और नियंत्रण में कार्य करता है। प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं, लोकसभा महासचिव जो होते हैं वो प्रशासनिक यानी कि उसको एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, ठीक। भर्ती और सेवा की शर्तें कौन करती है, ये नियम 1955 द्वारा शासित होती हैं। इन नियमों को राष्ट्रपति ने लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श से, ठीक है, प्रख्यापित किया था, ठीक। ये नियम क्या करते हैं, सचिवालय के स्टाफ और संरचना का प्रावधान करते हैं। सभी पदों पर लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्तियां करता है, ठीक। लोकसभा अध्यक्ष सचिवालय में नियुक्तियां करने संबंधी अपने अधिकार को महासचिव या सचिवालय के किसी अन्य अधिकारी को सौंप सकता है। राज्यसभा सचिवालय को देख लेते हैं। राज्यसभा सचिवालय है, यह राज्यसभा सभापति, यह राज्यसभा सचिवालय राष्ट्र सभापति के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं, महासचिव होते हैं। भर्ती और सेवा की शर्तें क्या है, राज्यसभा सचिवालय भर्ती और सेवा की शर्तें नियम 1957 द्वारा शासित होती हैं। ये इस नियमों को राष्ट्रपति ने राज्यसभा सभापति के परामर्श में प्रख्यापित किया था। किसने किया था, राष्ट्रपति ने किया था। किसके परामर्श से, सभापति के परामर्श से। दोनों संदर्भ की जानकारी क्या है, ये दोनों सदनों के सचिवालयों को कार्यात्मक आधार पर 10 सेवाओं में वर्गीकृत करते हैं। 10 सेवाओं में विधायी, कार्यकारी, प्रशासनिक सेवाएं और शब्दशः रिपोर्टिंग सेवाएं आदि शामिल होते हैं, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति अपने अपने सचिवालयों के नए नए पद सृजित कर सकते हैं, और ये हालांकि जो श्रेणी 1 या 2 के लिए पदों के लिए क्या है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के साथ पूर्व परामर्श करना अनिवार्य है। इंपॉर्टेंट चीज ये है केंद्रीय वित्त मंत्रालय, ठीक है। दोनों सदनों के महासचिव का पद क्या है, भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के समकक्ष है। दोनों सदनों के जो महासचिव होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, वो भारत सरकार के जो कैबिनेट सचिव है उसको समकक्ष रखते हैं, यानी 11वें स्थान पर वरीयता में, ठीक है। हालांकि ध्यान देना है, जो कैबिनेट सूची का वरीयता 11वां है, और लोकसभा राज्यसभा के महासचिवों को 23वां है। मतलब दोनों के वरीयता की सूची में मतलब दोगुने का अंतर है, लेकिन पद जो है उसके समकक्ष है, ठीक है। अभी बहुत सारी कमियां हैं। कानूनी फ्रेमवर्क की अनुपस्थिति है। संविधान के अनुच्छेद 98(2) के तहत अभी तक कोई भी ऐसा कानून नहीं पारित है जिस जो संसद के किसी भी सदन के सचिवालय कर्मचारियों की भर्ती सेवा शर्तों के नियमों को विनियमित करता हो। स्वायत्तता की कमी है। स्वतंत्र कैडर की अनुपस्थिति है। अधिकांश वरिष्ठ पदों पर जो है अखिल भारतीय यानी आईएएसओं को नियुक्ति करते हैं प्रतिनियुक्ति पर, यानी कि उस पर यह विधायिका की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, ठीक। संसदीय सचिवालय क्या है, अपने समर्पित प्रयासों से यह सुनिश्चित करता है कि भारत सरकार का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि कानून की प्रक्रिया को बनाने की सुविधाजनक बनाया जाए, जवाबदेही, पारदर्शिता और प्रतिनिधित्व सिद्धांतों को बहाल रखा जाए। ये इसका मुख्य दायित्व है, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी न्यूज इन शॉर्ट्स पे। हम लोग को जल्दी जल्दी पढ़ना है, इसलिए बाकी चीज़ें हम लोग इग्नोर करके सब जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं। न्यूज इन शॉर्ट्स में क्या है कि पाकिस्तान से आए 108 प्रवासियों को गुजरात में नागरिकता दी गई है। इंपॉर्टेंट न्यूज ये है, ठीक है।
वर्ष 2021 में गृह मंत्रालय के आदेश ने गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब राज्यों के कुछ जिलों के कलेक्टर्स को निम्नलिखित कार्यों के लिए शक्तियां प्रदान की थी। ठीक है, राज्यों को ध्यान दीजिए, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। यह नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 और 6 के तहत क्रमशः भारत के नागरिक का पंजीकरण या देशीकरण प्रदान करना था इसको। ठीक है, यह क्या था, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान 3 देशों से आए हुए जो अल्पसंख्यक समुदाय थे यानी हिंदू समुदाय थे, उस समेत किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में लागू है। तो भारत में नागरिकता प्रदान करने के, अगर लक्ष्मीकांत आप पढ़े ही होंगे नागरिकता वाला चैप्टर, तो उसके तरीके कौन कौन से हैं वहाँ डिटेल में दिया है। वंश के आधार पर नागरिकता, क्षेत्र के अधिकरण द्वारा नागरिकता, देशीकरण द्वारा नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता और जन्म से नागरिकता, ये 5 प्रकार जो है भारत में नागरिकता प्रदान करने के लिए होते हैं। भारत द्वारा नागरिकता मिलता है इसमें। अब यहाँ पे है कि कोई भी विदेशी नागरिक अवैध अप्रवासी नहीं, देशीकरण द्वारा ही, मतलब नेचुरलाइजेशन द्वारा ही भारत की नागरिकता प्रदान कर सकता है। कौन, जो 12 वर्षों से भारत में रह रहा हो, आवेदन की ठीक तारीख से 12 महीने की अवधि के दौरान भारत में रहा हो और इन 12 महीनों में उसने के पहले 14 वर्षों में कुल मिलाकर 11 वर्ष जो है भारत में रहा हो। ठीक है, ये आप लक्ष्मीकांत में बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 की तीसरी अनुसूची में जो निर्दिष्ट अन्य पात्रताएं हैं उसमें आपको देख लेना है कि जो अन्य पात्रताएं हैं इसमें नागरिकता के लिए संवैधानिक प्रावधान और संविधान के भाग 2 में उल्लिखित है। जो संवैधानिक प्रावधान है यानी जो नागरिकता के लिए संवैधानिक प्रावधान है, लक्ष्मीकांत में बेसिक चीज़ है, पॉलिटी में पढ़ते होंगे, भाग 2 में है। 5, 6, 7, 8 क्या है, नागरिकता के बारे में विस्तार से प्रावधान किया गया है कि कौन भारत का नागरिक होगा, यही चीज़ें। ठीक है, इसके बाद 11वां जो है आर्टिकल क्या बोलता है, संसद को नागरिकता के अधिकरण और समाप्ति के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। ये लक्ष्मीकांत में बेसिक चीज़ दी हुई है, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, संसद और विधायकों की अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लॉ मेकर्स। अब यहाँ पे एक आर्टिकल आया है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने हासन विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया। ये क्या था, निर्णय जो प्रत्याशी द्वारा संपत्तियों के मूल्य का गलत खुलासा करने, कर चोरी करने और भ्रष्ट आचरण का दोषी पाए जाने पर किया गया। ठीक, अब यहाँ किस एक्ट के तहत, तो जो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत हाईकोर्ट के कुछ आधारों पर चुनाव को अमान्य घोषित करने की शक्ति है। कौन कौन से, यदि एक बार चुनाव अमान्य घोषित हो जाने पर सदस्य को पद त्यागना पड़ेगा, हाईकोर्ट के फैसले से असहमत पक्ष उसके आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकता है। विधायिका के अब किसी भी सदस्य का जो अयोग्यता का निर्धारण होता है वो 3 परिस्थितियों में होता है। अब कुछ 3 परिस्थितियां कौन कौन सी हैं, अब देखिए आरपीए जो यानी कि जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 इसकी कानून की धारा 8(4) के तहत क्या है, किसी भी विधायिका सदस्य को 2 वर्ष से अधिक कारावास हो या मतलब उसके सजा हो तो उसके लिए या उससे अतिरिक्त तो क्या हुआ, उसको मतलब उसकी पद समाप्त हो जाएगी और 6 साल तक के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। राहुल गांधी के केस में यही हुआ था, 2 साल की सजा इनको हो गई थी अपने मानहानि के डिफेमेशन के केस में, इसी कारण से उनके सदस्य का रद्द किया गया। हालांकि वो बाद में सुप्रीम कोर्ट गए और उनकी सदस्यता बहाल हुई। ठीक है, अब यहाँ पे संविधान की 10वीं अनुसूची में यानी दल बदल के आधार पर संसदों की योग्यता होती है और संविधान के अनुच्छेद 102(1) और 191(1) के तहत ये क्या है, ये संसद सदस्य विधानसभा के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित है। ये इसमें अयोग्यता संबंधित इसमें भी इससे पद हटता है या इनके तहत अयोग्यता के आधारों में लाभ का पद धारण करना, मानसिक रूप से अस्वस्थ होना, दिवालिया होना या वैध नागरिक न होना, यही चीज़ें इसमें आ सकती है। यानी 102 और 191 में जो आर्टिकल है इसमें सिर्फ लाभ का पद धारण करना, मानसिक रूप से अस्वस्थ होना, दिवालिया होना या नागरिकता न होना, ये सारी चीज़ें जो है इसके वजह से आता है। ठीक है, अब क्या है, राज्यसभा उपसभापतियों का पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन। अब ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। राज्यसभा के सभापति ने राज्यसभा में उपसभापतियों के एक पैनल का गठन किया। इसमें क्या है विशेषता कि सभी महिलाएं हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्री के लिए। राज्यसभा के नियमों के तहत क्या है, सभापति राज्यसभा सदस्यों में से, सांसदों में से क्या है, उपसभापति के पैनल के सदस्यों को नामित करता है। सभापति या उपसभापति की अनुपस्थिति में नामित उपसभापतियों में से कोई एक सदन की अध्यक्षता करता है। ठीक, हालांकि जो सभापति उपसभापति का पद रिक्त होने की स्थिति में वे अध्यक्षता नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में क्या है, राष्ट्रपति सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए राज्यसभा के किसी एक सदस्य को नियुक्त करता है। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें मेन चीज़ है कि सब कुछ पढ़े हुए हैं आप लोग, उसमें कुछ नया है नहीं। अब यहाँ पे कुछ नया मैं बताने वाला हूँ। ठीक, संसद की अध्यक्षता करते समय उसके पास सभापति की समान शक्तियाँ होती हैं और उपसभापति का एक नया पैनल होने पर वो पीठासीन रहता है। एक बेहद इंपॉर्टेंट अब आर्टिकल आता है जेल सुधार। मेन प्री में सवाल इसी साल बना था, प्री में बना, यूपीएससी प्री का सवाल उठा के देखिए 2023 में जेल पे सवाल बना था। और ठीक ये सवाल क्यों बना था, उसी के जस्ट पहले मैंने
एक दैनिक जागरण में आर्टिकल लिखा था, दैनिक जागरण में जेल सुधार पे, और दैनिक जागरण ने 3-3 4-4 अखबारों में मैंने लिखा था सवाल। अब वो करंट अफेयर का था, जो दैनिक जागरण के हिंदी वाले जो स्टूडेंट अगर पढ़े होंगे तो वो आर्टिकल्स को अगर पढ़े होंगे तो उनका सवाल गलत नहीं रहा होगा प्री में, ठीक है। तो जेल सुधार, अब ये इसको मतलब अगर आप मैं कहूँ कि ये इसमें कुछ खास नहीं दिया है इस कंटेंट में, इससे अच्छा कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए एक देखिए ये जो है ये मेरे आर्टिकल्स हैं, ये देखिए पिछले साल ही 3 दिसंबर को ये मैंने लिखा हुआ है, आसान बने जेल सुधार की राह। अब क्यों ये उस वक्त करंट अफेयर्स था जो द्रौपदी मुर्मू ने बहुत सारी चीज़ों को उसने बताया था, ठीक। तो ये बड़ा सा आर्टिकल मैंने यहाँ लिखा था, और ये मेरे साथ बड़े भाई हैं आदर्श तिवारी जी, ये केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री जो हैं अमित शाह, उनकी टीम में है, तो उनके साथ ये कार्य करते हैं। तो वो हम दोनों ने मिलकर लिखा था इस पर राष्ट्रपति जी के बयान पे। ये आर्टिकल मैं आपको शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इस आर्टिकल को पढ़िएगा, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें मेंस का बहुत सारा कंटेंट आपका हो जाएगा। सरकार के प्रयास को उन्होंने लिखा, और मैंने बहुत सारी चुनौतियों को दर्शाया है और बहुत सारी चीज़ों को लिखा है, ठीक है। अच्छा ठीक, अब उसी चीज़ को देखिए, पिछले साल नवंबर में ही ये जेल के मिनिस्टर हैं, ठीक है, ये कारागार मंत्री उत्तर प्रदेश के, ये वर्तमान में भी है, अभी भी हैं ये मिनिस्टर, उनका मैंने इंटरव्यू लिया था, ठीक। और मैंने इंटरव्यू जो लिया था वो क्यों लिया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने जेल के जो नियम उसमें रिफॉर्म्स किए थे, ठीक। तो यूपी पीसीएस के प्री जो दे रहे होंगे मेंस, यूपी पीसीएस के मेंस दे रहे होंगे, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और प्री के लिए यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बड़े आर्टिकल्स थे पिछले साल ही। और ये देखिए ये वाला आर्टिकल जो था ये भी एकदम पिछले साल ही दिसंबर महीने में, जेल सुधार की दरकार, ये उसी आर्टिकल को, ये क्या है, ये राष्ट्रीय सहारा जैसे अखबार में था ये आर्टिकल। ये सारे आर्टिकल्स जो है इसमें बहुत सारी चीज़ों को मैंने कवर किया है। जैसे मान लीजिए इसमें अभी न्यूज़ में क्यों रहा था, और इस पर यूपीएससी प्री में सवाल बना था, यूपीएससी प्री में सवाल इसी साल बना, और किसी भी इंग्लिश वाले अखबार में भी नहीं आया था ये आर्टिकल कवर हुआ था इस कंटेंट पे। तो जाहिर सी बात है कि हिंदी मीडियम में भी अच्छे कंटेंट आर्टिकल्स आते हैं, उसको पढ़ा करिए। जैसे अमिताभ राव समिति के अनुसार, ठीक, मैंने यहाँ पे बताया ऐसा बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें क्या है कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिसे देखिए जेल सुधार का जो विषय है, ठीक, ऑक्यूपेंसी रेट एनसीआरबी डेटा के अनुसार बहुत सारी जो अन्य जो विधिक मतलब चुनौतियां हैं वो सारी चीज़ें थी। अमिताभ राव समिति क्या करना चाहिए, ठीक। तो ये सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर कवर किया था। और एक आर्टिकल ये भी है, अपराध मुक्त समाज की राह, ठीक है। तो और अच्छा, ठीक इसी तरह से अब ये देखिए ये आर्टिकल ये भी है, ये पिछले साल की घटनाएं हैं। ये नई दिल्ली 27 अगस्त 2022, ये पिछले साल यूपी सरकार ने जेल मैनुअल में सुधार किया था। मतलब जेल मैनुअल क्या होती है, जो जेल के लिए जो है ये जेल सुधार के लिए नियम होते हैं, जेल के नियम होते हैं। जेल मैनुअल क्या होते हैं, जेल के नियम होते हैं जिस पर जेल चलता है, ठीक। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको रिफॉर्म्स किया था, आज़ादी के बाद पहली बार इसको रिफॉर्म्स किया था, ठीक है। तो रिफॉर्म्स करने पे जो है ये क्या है कि इस पे मैंने लिखा था यूपी का, ये आर्टिकल्स मैं शेयर कर रहा हूँ। यूपी पीसीएस के लिए मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूपी वाले स्पेशल जीएस ऐड हुए हैं उनके लिए, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना है। कौशल विकास होने से सारी चीज़ों को इस पर मैंने लिखा है। तो ये आर्टिकल हो गया यूपी के लिए, और जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको आप मेंस में ऐड कर सकते हैं। ये आर्टिकल हो गया एनसीआरबी के डेटा आपके आधार पे, जिसमें क्या है कि बहुत सारे जो है जेल सुधार की बातें भी यहाँ पे की गई हैं, और अन्य चीज़ें थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से बताया गया है। जेल सुधार की दरकार ये तो ये आर्टिकल है ही, और ये जो इंटरव्यू है इस इंटरव्यूज़ को भी अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को आप समझ में आएंगे। ये मिनिस्टर का इंटरव्यू है, तो जाहिर सी बात है वो अच्छा होगा। और एक है ये वाला दैनिक जागरण का बड़ा आर्टिकल, ये आदर्श भैया और मैंने लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑक्यूपेंसी रेट की बात की गई है। ये आर्टिकल कब लिखा गया, 3 दिसंबर 2022 को। और अभी विजन का मैगजीन उठाकर देखिए, ऑक्यूपेंसी रेट, अब ये आर्टिकल, ये सब चीज़ें अब आ रही हैं, ठीक, ये अब आ रही हैं। और जो कुछ मैंने लिखा हुआ है, ठीक, उसमें से कुछ चीज़ें बस फैक्ट्स हैं, बाकी चीज़ें मैंने उसका पहले ही लिख दी हैं, ठीक है। और जो बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ उस पर लिखी हैं, उस आर्टिकल्स को मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ। इनको आप पढ़िएगा तो आपको कंटेंट बेहतरीन मिलेगा, और वहाँ से अच्छा, मतलब इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो मैं कराता हूँ उसका बहुत अच्छा मतलब इम्पैक्ट आपको पड़ने वाला है मेंस का, अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो, ठीक। तो गृह मामलों पे संसदीय समिति ने जेलों की स्थिति, अवसंरचना और सुधार पर रिपोर्ट दी। अधिक भीड़ है, यानी ऑक्यूपेंसी रेट क्या है, जेलों में बहुत सारी है, 130%, और 77% जेल में जो कैदी हैं वो क्या है, विचाराधीन है। मतलब उनके जो है उनको सजा नहीं हुई है, ठीक, हालांकि वो बंद है,
तो ये 77%, हालांकि वो बस FIR के आधार पर बंद है, सजा नहीं हुई है, मतलब मामला जो है न्यायालय में उनका विचाराधीन है। और जो मतलब मान लीजिए 130% जो ऑक्यूपेंसी रेट क्या है, मतलब 100 सीट है और 130 लोग हैं, ये एक तरह से आंकड़ा है, ये अत्यधिक भीड़ है, कर्मचारियों की कमी है, ठीक। आवश्यकता से अधिक 30% कमी है, महिला कैदी बहुत सारे हैं, बच्चों के साथ जेल में रह रही हैं, महिला जेलों की संख्या कम है, कुल जेलों की कर्मचारियों की महिलाओं की संख्या केवल 13% है, इसकी जेल बजट मात्र बहुत कम है, जेल बजट एकदम कम है। यूपी सरकार ने इस पर बहुत अच्छा कार्य किया है। यूपी सरकार ने जो है जेल मैनुअल के नया सरकार जो नया जेल मैनुअल को लाया, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को उसने समाहित किया है। मैं आपको आर्टिकल शेयर कर रहा हूँ, अब ये मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये वैल्यूड, इसीलिए मैंने टेलीग्राम बनाया है। टेलीग्राम पे आपको आर्टिकल डाल दे रहा हूँ अभी जस्ट क्लास एंड होते ही, और वहाँ से आप सीधे वो आर्टिकल्स को लेकर के पढ़िएगा, मेंस में डायरेक्ट कंटेंट को यूज करिएगा, वो आपको फ़ायदा करेगा। अब रिपोर्ट में बहुत सारी सिफारिशें की गई थी। रिपोर्ट में सिफारिश में क्या की गई है कि जेलों को क्षमता या अन्य विकल्पों को विचार करने के लिए उपयुक्त योजना विकसित की जाए, क्षेत्र की जनसंख्या अपराध दर को करते हुए व्यापक अध्ययन किया जाए, जो मैंने बताया ना आपको आर्टिकल ये वाला कि बढ़ते अपराध, ये वाला अपराध मुक्त समाज की राह, ठीक उसी चीज़ को यहाँ पे लाया गया है। ये सारे मैंने ये सब चीज़ों को कवर कर दिया गया है, ठीक है। अब क्या है, केंद्रीय बजट 2023 में गरीब कैदियों की सहायता के लिए कार्यक्रम का कार्यान्वित करना चाहिए, ठीक। जमानत पर छूटे जो कैदी हैं उनके अधिकारों के लिए तकनीक का उपयोग करना चाहिए, ट्रैक करना चाहिए, ताकि फिर से वो जेल को अपराध न कर सकें। औपनिवेशिक कालों की जेलों की विरासत और स्मृतियों को संरक्षित करने के लिए जोरदार करना चाहिए। पर्यटन को प्रोत्साहित करना चाहिए। यूपी सरकार ने क्या किया है, यूपी सरकार ने अपने जेल मैनुअल में क्या कर दिया कि बच्चों को टूर करा रही है, ठीक। 12 मतलब कक्षा 12वीं तक से नीचे के बच्चों को टूर करा रही है जेल का, ताकि जेलों को देखकर उनके मन में भय हो, वो अपराध करने को न सोच सकें। राज्य सरकारें क्या है, कैदियों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों के लिए जल विकास कोष का गठन कर सकती हैं। अच्छा, अब आप जो जेल क्या होती है, वो जेल जो होती है सरकार के द्वारा, देखिए कुछ कदम उठाए गए। तो जेल जो होती है वो राज्य सूची के तहत आती है, यानी मैंने आर्टिकल्स लिखे उसमें बताया है राज्य सूची के तहत भी ये जेल आती है, ठीक। इस संविधान के 7वीं सूची में, यानी क्या है, आपराधिक न्याय प्रणाली में जो जेल सुधार होता है, एक चौथा स्तंभ होता है, तीसरा स्तंभ होता है, तीसरा स्तंभ के रूप में जेल सुधार है, ठीक। तो गृह मंत्रालय क्या करता है, राज्यों को मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता देता है। तो इसके तहत क्या है कि अब एक मॉडल जेल मैनुअल 2016 को बनाया गया। मॉडल जेल मैनुअल मतलब कोई चीज़ें राज्य सूची के विषय में आती है तो सरकार क्या करती है, मॉडल एक्ट बना देती है। मॉडल एक्ट मतलब उसी तरह का एक एक्ट बना देगी और कह देगी राज्यों से कि आप इसी एक्ट को फॉलो करते हुए अपने कानून बनाइए, ठीक है। ये मॉडल एक्ट है। आदर्श कारागार अधिनियम 2023 को सरकार ने लिया है। तो ये चीज़ें जो है ये जेल सुधार के लिए लाई गई हैं सरकार द्वारा। हालांकि ये कंटेंट काफ़ी नहीं है, जो मैं आर्टिकल्स जो आपको प्रोवाइड करूंगा उस कंटेंट को फॉलो करिएगा, आपका चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। अब एक बात है कि 2014 से पहले भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी लोक सेवकों को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने DSP यानी दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6A को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। न्यायालय के एक संविधान पीठ ने कहा कि 2014 का जो निर्णय पूर्ण प्रभाव रेट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होगा। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब कि जो मान लीजिए 2014 है, ठीक, इसके अब कानून बन रहा है 2023 में, ठीक। तो अब रेट्रोस्पेक्टिव लॉ ये संरक्षण होता है संविधान में कि 2014 जब कानून के पहले के जो मतलब बनने के पहले जो चीज़ें हैं उस पर लागू नहीं होती हैं, ठीक। हालांकि जो है इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर जो है लागू होंगे, ठीक। तो भ्रष्टाचार की धारा अब क्या है कि DSP अधिनियम की धारा 6(1) के तहत क्या है, CBI को ज्वाइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर के जो रैंक अधिकारी के खिलाफ जो है भ्रष्टाचार की जांच से पहले केंद्र सरकार से मंजूरी लेने की आवश्यकता होगी। सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघवाद 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को असंवैधानिक करार दिया था। शीर्ष न्यायालय का मानना था कि जो यह प्रावधान है अनुच्छेद 14 के समानता का अधिकार का उल्लंघन करता है। हालांकि अब इसने निर्णय को उसने पलटा है। अब ये निर्णय के प्रमुख बिंदु क्या है वो चीज़ आपको देख लीजिए। एक बार जब है क्या है कि जब किसी कानून को, अब देख लीजिए ये संविधान में दिया गया, जब किसी कानून को संविधान के भाग 3 के तहत क्या है कि गारंटीकृत किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया जाता है, तब ऐसे कानून को बनाने की तिथि से ही वाइड अप इनिशियो यानी कि आरंभतः शून्य माना जाएगा, ठीक। अब DSP अधिनियम की धारा 6 को असंवैधानिक घोषित करने से अनुच्छेद 20(1) प्रभावित नहीं होता है। 20(1) क्या बोलता है, रेट्रोस्पेक्टिव लॉ, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव लॉ से संरक्षण भी देता है, ठीक। अब ये क्योंकि जो है 20(1) आपराधिक अभियोजन में क्या है, प्रक्रियात्मक परिवर्तनों को पूर्ण प्रभाव से लागू करने पर प्रतिबंध नहीं लगाता है, ठीक है। अनुच्छेद 20(1) के अनुसार क्या है कि किसी भी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय उस समय लागू किसी कानून का कथित तौर पर उल्लंघन नहीं किया हो। मतलब अगर मान लीजिए कि अगर वर्तमान में मान लीजिए मैंने कोई मर्डर किया, ठीक,
उदाहरण के लिए, और मर्डर के लिए कोई कानून नहीं है। अब बाद में कानून बनता है तो फिर ये मेरे पे लागू नहीं होगा, ये चीज़ ये बताता है। ठीक, हालांकि ये मैंने उदाहरण के तौर पर बताया, ये गलत है, मतलब उदाहरण के आसान तरीके में बताया मैंने। ठीक, डीएसपी अधिनियम 1946 के बारे में क्या है, इसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए लागू किया गया है। सीबीआई को किसी भी मामले की जांच करने की शक्ति इसी अधिनियम से प्राप्त होती है। ये आप लक्ष्मीकांत में भी पढ़ते होंगे। ठीक है, तो ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस का कंटेंट खत्म हो गया। ये मैं आर्टिकल आपको सब जो जेल सुधार वाला मैं आपको शेयर करूंगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए। और शाम को भी क्लासेस होंगी, शाम को भी मैं आपको यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशंस शुरू करूंगा। और संभवतः हम लोग दो क्लासेस, एक दिन में 2 क्लासेस लेकर के जो है वो चीज़ों को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो वीडियोज़ को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।